हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ जो है हमारी वो देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है कि स्वदेशी कोवैक्सीन 81% कारगर। ये न्यूज़ इसलिए आई है क्योंकि जो तीसरे चरण का ट्रायल है वो पूरा कर लिया गया है और ये ट्रायल किया गया है 25,800 लोगों पर। और ये जो ट्रायल किया गया है वो पूरी तरीके से सफल पाया गया है। और ये जो थर्ड स्टेज है उसमें जो ब्रिटेन में पाया गया था कोरोना स्ट्रेन, नया स्ट्रेन जो पाया गया था उस पर भी उतना ही कारगर है जितना अभी फिलहाल में है। तो एक तरीके से ये काफ़ी सफल प्रयास माना जा सकता है। पूरी तरह से भारत में विकसित कोवैक्सीन को कोरोना संक्रमण रोकने में 81% कारगर पाया गया है। 25,800 लोगों पर किए गए तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के अंतरिम डाटा से यह साफ हुआ है। इतना ही नहीं, यह स्वदेशी वैक्सीन ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्वरूप पर भी उतना ही प्रभावी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने इसे भारत के वैक्सीन सुपर पावर के रूप में उभरने का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का शक्ति प्रदर्शन भी है ये। कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई तरह से अन्य वैक्सीनों की तुलना में बेहतर साबित हो रही है। वायरस को निष्क्रिय कर तैयार होने से ये वैक्सीन बहुत लंबे समय तक रोकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ऊर्जा के लिए रूस पर बढ़ेगी भारत की निर्भरता। इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है उससे अब बचने के लिए जो ऊर्जा के और स्रोत हैं उसके लिए भारत रूस पर निर्भर होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के बढ़ते दाम के बीच भारत अपने पुराने मित्र रूस से अधिक खरीदारी की योजना पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में मॉस्को में भारत की 5 सरकारी कंपनियों ने एनर्जी ऑफिस खोला है। दोनों देशों की सरकारों के बीच पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस सेक्टर में बड़े सौदों को लेकर लगातार बातचीत जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में रूस और अमेरिका भी 2 बड़े तेल व गैस आपूर्तिक देश होंगे। फरवरी में विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला की मॉस्को यात्रा के दौरान हुई द्विपक्षीय बातचीत में एनर्जी सेक्टर में सहयोग प्राथमिकता पर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सरकार से असहमति जताना राजद्रोह नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। होता है इसमें ये न्यूज़ इसलिए है क्योंकि कई बार जो बयान दिए जाते हैं सरकार के खिलाफ और सरकार की कई योजनाओं पर असहमति व्यक्त की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वो योजना लाते हैं तो कभी कभी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा या फिर दूसरे समुदाय द्वारा जो आपत्तियां जताई जाती हैं तो वो किसी भी तरीके से राजद्रोह नहीं माना जा सकता है। आपको अगर कोई भी आपत्ति है तो आप उसे दर्ज करा सकते हैं, लेकिन वो राजद्रोह के अंतर्गत नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के फैसले से असहमति वाले विचार प्रकट करने को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता है। शीर्ष कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर दिए गए बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका बुधवार को 50,000 के जुर्माने के साथ खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से असहमति रखने वाले विचार प्रकट करने को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला के बयान में उन्हें कुछ भी इतना आपत्तिजनक नहीं दिखा जिस पर कोर्ट को कार्रवाई शुरू करने का आधार मिलता हो। कोर्ट ने आगे कहा कि इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। साफ तौर पर यह मामला पब्लिसिटी इंटरेस्ट याचिका का दिखता है। दूसरी न्यूज़ है कि डिजिटल न्यूज़ मीडिया पर कार्रवाई का राज्यों को अधिकार नहीं। जिस तरीके से डिजिटल मीडिया को लेकर आपके कानूनी नियम बदले जा रहे हैं उस पर राज्य सरकारों ने आपत्ति जताई थी कि स्वतंत्रता चली जाएगी। जो आर्टिकल अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो एक तरीके से प्रभावी डिस्टर्ब होगा। तो इन्हीं सब पर जो आया है कि राज्यों में डिजिटल मीडिया की आज़ादी पर अंकुश का रास्ता बंद करते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को केंद्र के इस अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करने का स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने साफ कहा है कि डिजिटल मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के लिए जारी कोड ऑफ एथिक्स के तहत कार्रवाई का अधिकार राज्यों व स्थानीय प्रशासन को नहीं है।
नए कोड ऑफ एथिक्स के आधार पर मणिपुर में एक डिजिटल मीडिया पब्लिकेशन को नोटिस जारी किया गया था। केंद्र ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए नोटिस वापस लेने को कहा था। केंद्र के निर्देश पर इम्फाल के पश्चिमी जिला मजिस्ट्रेट ने नोटिस वापस ले लिया है। इसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से के मुख्य सचिवों को इस बारे में स्पष्ट निर्देश भेजा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला। इराक में अयन अल असद स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इराकी सेना के अनुसार यहां पर लगातार 10 मिसाइलें दागी गई हैं। हमले में नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी गई है। वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस के दौरे से पहले इराक में मिसाइलों का यह दूसरा हमला है। पोप 2 दिन के बाद इराक आने वाले हैं। यहां उनकी 5 से 7 मार्च की यात्रा प्रस्तावित है। इस यात्रा को लेकर हमले को ज़्यादा गंभीर माना जा रहा है। बगदाद में सेना के अधिकारी सूत्रों ने बताया कि 8 किलोमीटर दूर से सैन्य अड्डों पर 13 रॉकेट दागे गए। इनमें से 10 जमीन पर आए और अब यह पश्चिमी अनबार प्रांत का हिस्सा है। बिजनेस पेज है हमारा। बीमा धारकों की सुविधा के लिए सरकार ने बदले हैं कुछ नियम। अभी तक क्या होता था कि जो शिकायतें होती थी वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ऑफलाइन शिकायतें की जाती थी। आप जाते थे ब्रांच में, शिकायतें करते थे, उसकी सुनवाई में काफ़ी समय लग जाता था। आप उसकी स्थिति नहीं देख पाते थे कि अभी इसकी स्थिति क्या है, कहाँ तक मेरी शिकायत बढ़ी है, किन अधिकारियों तक पहुँची है, उसका निस्तारण कब तक होगा। इन सभी समस्याओं को देखकर अब सरकार ने बीमा लोकपाल का नया नियम जारी कर दिया है और अब ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करी जाएंगी। आप अपनी शिकायत की स्थिति भी देख सकते हैं कि उसका निस्तारण कहाँ तक पहुँचा है, कब तक इसका निस्तारण हो जाएगा, और एक टाइम लिमिट भी इसमें सेट कर दिया गया है कि इतने दिन के भीतर आपको शिकायत का निस्तारण करना होगा, जैसा कि बैंकिंग लोकपाल करता है। पॉलिसी धारक बीमा सेवा में किसी भी प्रकार की खामी को लेकर अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी शिकायत कर सकेंगे। एक निश्चित समय में उनकी शिकायत का निष्पक्ष तरीके से निपटारा किया जाएगा। पॉलिसी धारक ऑनलाइन तरीके से अपनी शिकायत की स्थिति भी जान सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने बीमा पॉलिसी धारकों की सुविधा के लिए बीमा लोकपाल नियम 2021 अधिसूचित कर दिया है। संशोधित नियम में लोकपाल के दायरे को बढ़ा दिया गया है। पहले बीमा कर्मचारी एजेंटों, ब्रोकरों और अन्य बिचौलियों के साथ किसी प्रकार के विवाद की ही शिकायत की जा सकती थी। अब शिकायत प्रकोष्ठ में बीमा कर्मचारी, एजेंट, ब्रोकर व अन्य बिचौलियों की सेवा में खामियों की भी शिकायतें की जा सकेंगी। इसके अलावा बीमा ब्रोकरों को भी लोकपाल तंत्र के दायरे में लाया गया है और बीमा ब्रोकरों के खिलाफ अवार्ड पारित करने के लिए लोकपालों को सशक्त बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि डाकघर बैंक में नगद जमा और निकासी पर भी अब शुल्क लगेगा। जिस तरीके से बैंक में आप 4 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और उसके बाद आप अगर किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर भी शुल्क है, उसी तरीके से अब डाकघर का जो बैंक है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, उस पर भी ये रूल लागू कर दिया गया है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आगामी 1 अप्रैल से नगद निकासी व नगद जमा करने के नियम बदलने जा रहा है। उस दिन से तय सीमा से अधिक बार नगद निकासी एवं नगद जमा पर ग्राहकों को अलग से शुल्क देना होगा। इस संबंध में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने नोटिस जारी कर दिया है। IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए नियम के मुताबिक बेसिक सेविंग खाते से 1 महीने में 4 बार निकासी करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद अगर नगद निकासी की जाती है तो निकासी का 50% या कम से कम 25 रुपये प्रति निकासी शुल्क के रूप में देना होगा। सेविंग और करंट अकाउंट के मामले में हर महीने 25,000 रुपये तक की नगद निकासी बिना किसी शुल्क के हो सकेगी। इससे अधिक की नगद निकासी पर खाता धारकों को निकासी का 50% या कम से कम 25 रुपये शुल्क देना होगा। अब है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कि कांग्रेस में पार्टी बनाम राहुल बचाओ। ये देखिए पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल आर्टिकल है और ये आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सिंह ने। अब इसमें जो बेसिकली बताया गया है कि गांधी परिवार में किस तरह से गद्दी के लिए होड़ मची रहती है। कांग्रेस के 23 नेताओं का समूह भले ही इनकार कर रहा हो,
लेकिन उनके निशाने पर नेहरू गांधी परिवार ही है। गांधी परिवार में भी इनका असली निशाना राहुल गांधी है। राहुल का कवच बनकर खड़ी सोनिया गांधी भी उनके निशाने की जद में आती नजर आ रही हैं। ये पुराने चावल हैं, इसलिए जानते हैं कि निजी हमला उल्टा पड़ सकता है। इसलिए पहले संगठन की बात उठाई जाए और तब नीतियों का मुद्दा उठा रहे हैं। इन नेताओं के पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है और यही उनकी ताकत है। ये नेता तमाम ऐसी बातें बोल रहे हैं जो सोनिया गांधी को नागवारा गुजरे और राहुल की नाकामियों को उजागर करें। संगठन का मुद्दा था तो पहले उन्हें डराने और फिर मनाने की कोशिश हुई, लेकिन उसके पीछे इरादा केवल मुद्दे को टालना था। कुछ करने का इरादा ना पहले था और ना अब दिख रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता आनंद शर्मा ने बंगाल में फुरफुरा शरीफ के मौलवी अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलरिज्म फ्रंट से कांग्रेस के समझौते पर सवाल उठाया है। उन्होंने प्रदेश प्रभारी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपने बुनियादी सिद्धांतों से कैसे समझौता कर सकती है। प्रत्येक चुनावी हार सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। गुजरात में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है। चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन गुजरात का नतीजा नया संदेश दे रहा है। अभी तक कांग्रेस का इस तरह से सफाया उन राज्यों में हो रहा है जहां मजबूत क्षेत्रीय दल हैं। गुजरात में कोई तीसरी पार्टी है नहीं और भाजपा 26 साल से सत्ता में है। राज्य में नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर नेता भी नहीं है। क्या पहले ऐसा कभी हुआ था कि कांग्रेस कोई चुनाव हारी हो? इतिहास गवाह है कि पुत्र मोह ने बड़ी बड़ी तबाहियां की हैं। सत्ता और पुत्र मोह में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। सोनिया के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। राजनीतिक पूंजी उनके पास बची नहीं है। कांग्रेस के लोग समझ गए हैं कि अब वह चुनाव नहीं जीत सकती। इसलिए जो लोग उनके सामने नजरें नहीं उठाते थे, वे अब परोक्ष रूप से ये ही सही चुनौती दे रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है क्षेत्रीयता की खतरनाक राजनीति, और यह आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निरंजन कुमार द्वारा। जब राजनीति का उद्देश्य सिर्फ निजी स्वार्थ या पारिवारिक लाभ तक सीमित रह जाता है, तब राष्ट्रहित और जनता के हित हाशिए पर चले जाते हैं। ऐसे में निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं, इसकी नवीनतम मिसाल है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बंगाली बनाम बाहरी को मुद्दे बनाने की कोशिश करना। बंगाल में सत्ता विरोधी लहर की चुनौती झेल रही तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को घेरने के लिए एक नया शगुफा छोड़ते हुए बंगाल से बाहर की पार्टी कहा है। संवैधानिक धरातल पर पड़ताल करें तो यह वक्तव्य निहायत ही गलत है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष बंगाल के हरेंद्र कुमार बनर्जी और संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आदि की अगुवाई में बना भारतीय संविधान किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। राजनीतिक आधार पर देखा जाए तो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के अनुसार एक क्षेत्रीय पार्टी किसी दूसरे राज्य में तकनीकी रूप से एक हद तक बाहरी पार्टी जरूर होती है, लेकिन देश का संविधान कानून ऐसे क्षेत्रीय दलों को दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने की पूरी छूट देता है। फिर राष्ट्रीय दल जैसे भाजपा, कांग्रेस अथवा माकपा आदि किसी एक राज्य तक सीमित न होकर अखिल भारतीय हैं, जो लगभग पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। ऐसे दलों को बाहरी पार्टी कहना एक तरह से राजनीतिक दिवालियापन ही है। जब खुद तृणमूल कांग्रेस बंगाल के बाहर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ती रही है, तब एक राष्ट्रीय पार्टी को बाहरी पार्टी कहना कहाँ तक सही है? राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के स्तर पर भी बंगाल बनाम बाहरी विवाद खतरे की एक घंटी है। पिछले काफी समय से क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीयता की एक छद्म तनाव संघर्ष खड़ा करने की कोशिश कई क्षेत्रीय दलों द्वारा की जा रही है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के राष्ट्रवाद की अस्मिता खड़ा करना, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ तमिलनाडु में तृणमूल एवं महाराष्ट्र की शिवसेना आदि के नक्शे कदम पर तृणमूल कांग्रेस उपराष्ट्रवाद या क्षेत्रीय भावना भड़काने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है कि भारतीय भाषाओं में पढ़ाई।
शिक्षा से जुड़े एक वेबिनार में प्रधानमंत्री ने प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार करने की जो जरूरत जताई है वह नई शिक्षा नीति के अनुकूल ही है। प्रधानमंत्री का वक्तव्य इसकी पुष्टि करता है कि सरकार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह आसान काम नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि उच्च शिक्षा के स्तर पर पढ़ाई के लिए भारतीय भाषाओं में स्तरीय पुस्तकें और तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पार किए बगैर देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों को अपनी अपनी भाषा के उच्च शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। यह भी ध्यान रहे कि इस लक्ष्य को हासिल करने में वह वर्ग बाधक बन सकता है जिसने अंग्रेजी को श्रेष्ठता बोध से जोड़ दिया है। इस वर्ग ने यह माहौल भी बना दिया है कि आधुनिक जीवन की भाषा तो अंग्रेजी ही है। आवश्यक केवल यह नहीं है कि प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में दी जाए, बल्कि यह भी है कि स्कूली शिक्षा के स्तर पर अंग्रेजी के वर्चस्व को तोड़ा जाए। अंग्रेजी एक भाषा के तौर पर तो है पढ़ाया जाने की जरूरत है, लेकिन इसके नाम पर जिस तरह से उसे पठन पाठन का माध्यम बना दिया जाए, उसे मुक्ति पाने के ठोस प्रयास करने होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि रोनाल्डो की खास उपलब्धि। स्टार दिग्गज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इटली की फुटबॉल लीग सीरी ए में अपने 600वें लीग मैच को यादगार बना दिया है। रोनाल्डो ने 600वें मैच में एक गोल दागा और उनकी टीम जुवेंटस ने स्पेनजिया को 3-0 से शिकस्त दे दी है। तो ये आज का यानी 4 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।